तो इस अध्याय में हम राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे उभर कर आता है और कैसे विकसित होता है। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रवाद होता क्या है। तो राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है वो राजनीतिक जागृति से संबंधित है, लेकिन ये एक भावना है जो कि किसी क्षेत्र के लोगों में उत्पन्न होती है। राष्ट्रवाद की एक भावना होती है जो लोगों में उत्पन्न होती है। ये हो सकता है क्योंकि जो लोग होते हैं वो एक समान भौगोलिक क्षेत्र से होते हैं, उनका कुछ समान परिवेश होता है, समान संस्कृति हो सकती है, समान इतिहास हो सकता है। तो इन सभी समानताओं की वजह से उन लोगों को ऐसा लगता है कि वह एक राष्ट्र का हिस्सा है और वो एक दूसरे से किसी ना किसी तरह जुड़े हुए हैं। तो इस भावना को, इस जुड़े होने की आपस में भावना को, समान राष्ट्र का हिस्सा होने की भावना को हम राष्ट्रवाद कह सकते हैं। तो इस पाठ में हम ये जो राष्ट्रवाद की जो भावना है ये इतिहास में पुनर्जागरण काल से ही विकसित होना चालू हो जाती है। आपने पुनर्जागरण काल के बारे में पहले पढ़ा होगा। तो ये, लेकिन हम इस पाठ में देखेंगे कि इसको हम, राष्ट्रवाद की जो भावना है उसको हम एक आधुनिक अवधारणा के रूप में कैसे देख सकते हैं। तो इस चीज को देखने के लिए हमें ये देखना, हमारे लिए ये देखना बहुत जरूरी है कि 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद किस तरह से विकसित होता है, क्योंकि यह उसकी उसके आधुनिक रूप से जुड़ा हुआ है। तो 19वीं शताब्दी में फ्रांस में जो क्रांतियां होती हैं राष्ट्रवाद के लिए, वो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वो हम इस पाठ में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और जब फ्रांस में ऐसी राष्ट्रवाद की भावना फैलती है, तो नेपोलियन जैसे जो शासक आते हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में अपना प्रभाव डालते हैं, जो फ्रांसीसी राजा होते हैं, तो उससे राष्ट्रवाद यूरोप में अलग अलग क्षेत्रों में भी हम फैलता हुआ देख सकते हैं। तो हम इस पाठ में यही देखने का प्रयास करेंगे कि यूरोप के अलग अलग क्षेत्रों में ये राष्ट्रवाद का प्रभाव किस तरह से विकसित होता है, किस तरह से अलग अलग राष्ट्रवाद से संबंधित प्रक्रिया होती हैं यूरोप में, और इससे राष्ट्रवाद का की जो अवधारणा है वो किस तरह विकसित होती है और अब हम इसको किस प्रकार से देख सकते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं में हम ये भी देखेंगे कि राष्ट्रवाद और देशभक्ति की वजह से कहाँ अलग-अलग क्षेत्रों में यूरोप में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन होते हैं, कहाँ अलग-अलग क्षेत्र जो छोटे-छोटे हिस्सों में विभाजित होते हैं, उनके एकीकरण की मांग उभर कर आती है। हम देखेंगे कैसे लोकतंत्र की मांग अलग-अलग क्षेत्रों में उभर कर आती है। पर इससे पहले हमें ये भी समझना होगा कि जब राष्ट्रवाद की भावना उभर कर आ रही है, जब लोकतंत्र की भावना उभर कर आ रही है, तो कुछ ऐसे शासक हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस भावना को ऐसे उभरते हुए नहीं देखना चाहते हैं। तो कुछ शासक ऐसा चाहते हैं कि जो पुरातन व्यवस्था है वो यूरोप में बनी रहे। तो वो ये इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये जो राजा हैं उनका इसमें फायदा है। तो अगर पुरातन व्यवस्था बनी रहेगी तो उसमें उनका प्रभाव बहुत ही अधिक है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि ये व्यवस्था बनी रहे। तो जब हम राष्ट्रवाद उभरता हुआ देखते हैं, तो वो इसे दबाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए एक वियना सम्मेलन का उद्घाटन होता है। तो वियना जो एक क्षेत्र है यूरोप में, वहाँ पे एक सम्मेलन बिठाया जाता है अलग अलग शासकों का, जिसका उद्घाटन मेटरनिक करता है, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर होता है। तो वियना में एक सम्मेलन बुलाया जाता है अलग अलग शक्तिशाली शासकों का, इस राष्ट्रवाद की भावना को दबाए रखने का, इस देशभक्ति की भावना को दबाए रखने के लिए। तो वो ऐसे कुछ अलग अलग कदम उठाने की कोशिश करते हैं जिससे कि इस भावना को वो दबा पाए और इतना राष्ट्रवाद यूरोप में ना फैले जो वो फैलता हुआ देख पा रहे हैं इस सदी में। तो इसी सम्मेलन के साथ हम यूरोप में एक मेटरनिक युग की शुरुआत होते हुए देख सकते हैं। मेटरनिक जो चांसलर है जिसने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है, तो इस समय अलग अलग जो शासक हैं, जो राष्ट्रवाद की भावना है वो राजमहलों से उतरकर लोगों के बीच आ चुकी है। लोग राष्ट्रवाद, कुछ काफी लोग चाहते हैं, पर काफी शासक इस भावना को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस वियना सम्मेलन में हम देखते हैं कि वो कुछ कुछ ऐसे कदम उठाते हैं इसके लिए, जैसे कि वो इटली का जो क्षेत्र है उसको कई छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर देते हैं ताकि वो एक नहीं रहे, तो वहाँ राष्ट्रवाद की भावना उतनी नहीं आ पाए। वैसे ही जो जर्मनी का क्षेत्र है उसमें ये कोशिश करते हैं कि ऑस्ट्रिया का अप्रत्यक्ष प्रभाव बना रहे। तो ऑस्ट्रिया का प्रभाव बना रहेगा तो वहाँ भी जर्मन राष्ट्रवाद नहीं आ पाएगा। और ऑस्ट्रिया में मेटरनिक वैसे भी वहाँ स्थापित है ही, तो वो पुरातन व्यवस्था को और बढ़ावा दे पाएगा। वैसे ही हम देखते हैं फ्रांस में भी
काफी परिवर्तन होते हुए। तो फ्रांस के इस समय जो राजा होते हैं, चार्ल्स द 10th, वो भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं। और इसके बाद वो फ्रांस में कई ऐसे परिवर्तन लाते हैं जो फ्रांस में एक बड़ी क्रांतिकारी स्थिति ले आते हैं। तो इसके बाद हम फ्रांस में कई बदलाव होते हुए देखते हैं, जो चार्ल्स द 10th पुरातन व्यवस्था के समर्थन में जो बदलाव लाते हैं। उसके बाद हम कई ऐसे परिवर्तन आते हुए देखते हैं जो यूरोप में राष्ट्रवाद का अ, जो उत्पन्न होती है राष्ट्रवाद की भावना, उसको पूरी तरह बदल देते हैं। तो इस पूरे पाठ में हम इसी से शुरुआत करके देखेंगे कि राष्ट्रवाद यूरोप में कैसे उभर कर आता है, और इसकी शुरुआत हम फ्रांस से करेंगे, जो कि हम अब पढ़ना शुरू करेंगे।